हेलो एवरीवन, मैं हूं नवीन पिपलीवाल और आज बात करने वाले हैं हम महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2024। महिला पर्यवेक्षक भर्ती जिसे हम महिला सुपरवाइजर भी कह सकते हैं, महिला आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, इसकी भर्ती बहुत जल्द आने वाली है। मैंने इसका स्टार्टिंग वीडियो जिसमें सिलेबस डिस्कस किया था हमने, वो लेकर भी आया था। इस पर आज हम फर्स्ट क्लास बात करने वाले हैं प्रीवियस क्वेश्चंस की। प्रीवियस क्वेश्चंस हम कुछ दिन देखेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमें क्या पढ़ना चाहिए, ताकि आपको प्रीवियस क्वेश्चन का एक पार्ट पता चल जाए। 2017 में एग्जाम लास्ट टाइम हुई थी, उस समय किस प्रकार के क्वेश्चन रहे थे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन को। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, जंतुओं में के दांतों और अस्थियों में कौन सा प्रकार का रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। तो देखिए ऑप्शन है यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, सेकेंड है शर्करा, थर्ड है यहाँ पर आपको दिख रहा है कैल्शियम फास्फेट और फोर्थ ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट। देखिए दांतों में और हड्डियों में पाया जाता है जो है कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट एक तत्व होता है जो कैल्शियम और फास्फोरस दोनों की कॉम्बिनेशन से बना यौगिक है, जो हमारे हड्डियों में और दांतों में मुख्य रूप से पाया जाता है। चलिए, सोडियम क्लोराइड जो दे रखा है वो नॉर्मली क्या है, नमक है, NaCl। और शर्करा एक प्रकार का ग्लूकोज होता है जो हमारी बॉडी में होता है, शर्करा। और कैल्शियम सल्फेट, ये कुछ अन्य नाम दे रखे हैं, पर कैल्शियम फास्फेट इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में कौन से विकल्प सही नहीं है, ऐसा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, पहली चीज तो आपको यही ध्यान रखनी है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया था, 2013। ये भी आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन बन सकता है आने वाली एग्जामों में। चलिए, पहला यह पूरे भारत में लागू है। दूसरा दे रखा है राज्य खाद्य आयोग में 5 सदस्य होते हैं। थर्ड दे रखा उपरोक्त दोनों, फोर्थ दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखो ये जो सही नहीं है वो देखना था आपको, और इसमें सेकेंड वाला सही नहीं है, क्योंकि इसमें अध्यक्ष के साथ में 5 से 7 सदस्य होते हैं। अगर अध्यक्ष को कंबाइन किया जाए तो 6 सदस्य हो जाएंगे। अधिकतम 7 सदस्य और एक अध्यक्ष, मतलब 8 सदस्य इसमें हो सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, जो सेकेंड हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए ये देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, इसमें और क्या चीजें महत्वपूर्ण है, देखिए आपको ध्यान रखना है। यह जो होता है ग्रामीण क्षेत्र में 75% और शहरी क्षेत्रों में 50% जो आबादी है उनके लिए यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अत्यधिक मात्रा में खाद्य सुरक्षा या खाद्य संपन्नता देने की कोशिश करता है। सब्सिडी के द्वारा या किसी अन्य रूप में उन लोगों को खाद्य सुरक्षा देने की कोशिश करता है यह अधिनियम पूरे भारत में लागू है, आपको ये ध्यान रखना है। इस अधिनियम के तहत एक तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये ध्यान रखना है कि इस अधिनियम के तहत बुजुर्ग जो महिला होती है उन्हें उनके नाम पर जो कार्ड होता है वो इश्यू होता है। इसके अलावा इसमें गर्भवती महिलाओं को और स्तनपान वाली महिलाओं को आंगनवाड़ी के माध्यम से जो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है, और जो महत्वपूर्ण जैसे कि जरूरी कुछ मनी के रूप में उन्हें फैसिलिटीज दी जाती है, वो यहाँ पर दी जाती है। इसके अलावा मध्याह्न भोजन, MDM जिसे हम कहते हैं, मिड डे मील योजना, जो कि 1995 में प्रारंभ की गई योजना थी। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए स्कूल के माध्यम से जो दोपहर का भोजन मिलता है, MDM योजना आपको ध्यान रखना है, मध्याह्न भोजन योजना, ये भी महत्वपूर्ण है। ये तमिलनाडु से स्टार्ट की गई थी भारत में 1995 से, आज पूरे भारत में लागू है। इसके अलावा इसमें कुपोषित बच्चों के लिए, जो 6 वर्ष तक के कुपोषित बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल पोषण की व्यवस्थाएं रहती है इसी योजना के तहत। गर्भवती महिलाओं को मैंने बताया मातृत्व के लिए नगद वेतन की व्यवस्थाएं भी रहती है। अच्छा, आपको ये पूछ ले कि जो हमारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है, इसमें जो फैसिलिटीज दी जा रही है कौन सी सरकार देती है, तो आपको ये ध्यान रखना है इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार कंबाइन आकर इसमें फैसिलिटीज देती है, मतलब दोनों की मदद से, जिसे हम समवर्ती सूची कहते हैं, उसी तरीके से इसमें दोनों सरकारों की हेल्प मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो हमारा क्वेश्चन था, राइबोफ्लेविन है, तो ऑप्शन दे रखे हैं विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन C या विटामिन B12। तो राइबोफ्लेविन, अगर आप लोगों ने विटामिन को पढ़ा है तो आसानी से आप टिक लगा सकते हो। राइबोफ्लेविन जो है वो विटामिन B2 है। अब कुछ डिस्कस कर लेते हैं। विटामिन ए का नाम आपने सुना होगा, रेटिनोल है विटामिन ए। विटामिन बी सिंपल पूछे तो थाइमिन है। B2 आ जाए तो फिर राइबोफ्लेविन आ जाएगा। विटामिन C आसान नाम है, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं विटामिन C को। डी जो है हमारा कैल्सीफेरोल है। ठीक है, इसके बाद ई को पूछ ले तो टेकोफेरोल है। एफ है एफ जो विटामिन के जो आ जाएगा वो है फाइनोक्विनोन या नेफ्टोकिनोन। ठीक है, इस तरीके से विटामिन के आपको ये ध्यान रखने हैं। विटामिन की टेबल्स जो आपको सामने दिख रही है थोड़ी सी, अगर हम रोग की बात करें तो ये भी देख लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि विटामिन कौन कौन से रोग हो सकते हैं। विटामिन ए जो रेटिनोल नाम है, इसकी वजह से क्या होता है, रतौंधी है ना, विटामिन ए रेटिनोल रतौंधी, र है, आप ध्यान रख सकते हो। बी का बेसिकली थाइमिन, ठीक है, बेरी
आपने बी से बेरी बेरी याद रख सकते हो। उसके अलावा विभिन्न जो विटामिन है उसका अलग अलग थोड़ा सा चेंजेस आता है। विटामिन सी जो स्कार्बिक है, स्कर्वी रोग, स्कार्बिक एसिड और स्कर्वी दोनों नाम जुड़ा हुआ है। स्कर्वी जो मसूड़ों में सूजन आ जाती है वो स्कर्वी होता है। डी रिकेट्स, हड्डियां कमजोर हो जाती है ना, उसमें रिकेट्स होता है, हड्डियों का रोग हो जाता है इसमें। उसके बाद विटामिन ई की बात करें तो नपुंसकता, जो विटामिन ई का कॉमन है नपुंसकता जिसकी प्रॉब्लम हो जाती है, विटामिन का टेकोफेरोल। इसके बाद अगर हम बात करें कि विटामिन के, तो विटामिन के का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन के महत्वपूर्ण योगदान देता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मानव लार में स्टार्च का विघटन किस यौगिक में होता है? जो हमारे लार में स्टार्च होता है वो किस में टुकड़े होकर, विघटन टुकड़े होकर टूट जाता है? तो ऑप्शन है ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज और एसिटिक अम्ल। तो हमारा जो लार में जो स्टार्च होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। बॉडी में हमारा स्टार्च काय में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फ्रक्टोज का भी बहुत क्वेश्चन आता है। फ्रक्टोज फलों में पाई जाने वाली एक शर्करा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छता से संपन्नता की ओर निम्न में से किसकी टैगलाइन है? स्वच्छता से संपन्नता की ओर, ध्यान से देखिए, ऑप्शन देखिए। स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र, दूसरा है स्वच्छ भारत अभियान, तीसरा है स्वच्छता उद्यमी योजना और चौथा है स्वच्छ बच्चे स्वस्थ भारत। इसमें से करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन है हमारा, स्वच्छता उद्यमी योजना। स्वच्छता उद्यमी योजना, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। स्वच्छता उद्यमी योजना होती क्या है? देखिए, स्वच्छता उद्यमी योजना मीन्स उद्यम चला सकते हैं आप स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए। तो अगर स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए जैसे कि शौचालय बनवा सकते हैं, या कूड़ा कचरा इकट्ठा करने के लिए वाहन चलवाने, या कहीं पर कूड़ा कचरा इकट्ठा करने के लिए एजेंसी लगवानी, ऐसे कोई व्यक्ति काम करते हैं तो उन्हें सरकार भी कुछ स्पेशली मुआवजा देती है या लोन इश्यू करवाती है कम रेट पर, जिससे लोगों को फायदा हो सके। जैसे कि आपने सुना होगा सुलभ शौचालय जो होते हैं, उस तरीके से अगर कोई व्यक्ति इसे लगाना चाहता है तो सरकार उसके लिए सब्सिडी भी देगी, लोन भी देगी सरकार, ताकि उन्हें बढ़ावा मिले स्वच्छता अभियान के तहत। चलिए, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा? स्वच्छता उद्यमी योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे पीपीपी मॉडल भी कहते हैं ना, ये स्वच्छता उद्यमी योजना पीपीपी मॉडल पे काम करती है। पीपीपी मॉडल क्या होता है? पी का मीन्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी। इसे हिंदी में कह सकते हैं हम, पीपी का मीन्स हो जाएगा सार्वजनिक निधि, है ना, सार्वजनिक निजी भागीदारी। मतलब सार्वजनिक मीन्स गवर्नमेंट और निजी, कोई प्राइवेट व्यक्ति दोनों मिलकर काम करेंगे, पार्टनरशिप तरीके से काम करेंगे, तो सरकार सब्सिडी दे रही है। और कोई निजी व्यक्ति अपनी जैसे कचरा उठाने के लिए गाड़ी खरीद रहा है तो वो सरकार की सब्सिडी का उपयोग करके लोन लेके ये गाड़ी स्वच्छता के लिए लगा सकता है, इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, मादा लिंग हार्मोन्स कौन से हैं? देखिए, मादा लिंग हार्मोन्स ऑप्शन है आपके पास, एंड्रोजन, एंड्रेलाइन, इंसुलिन और एस्ट्रोजन। तो इसमें से करेक्ट आंसर फोर्थ ऑप्शन है एस्ट्रोजन। ध्यान रखना है आपको, स्पेशली एस्ट्रोजन बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। जो एंड्रोजन फर्स्ट ऑप्शन है वो पुरुषों के लिए है और एस्ट्रोजन जो है वो मादा के लिए, ठीक है। तो एंड्रोजन जो है, एंड्रो आएगा पुरुष, एस्ट्रो आएगा वो महिला, मादा के लिए, महिलाओं के लिए। इसके अलावा एक हार्मोन्स की और बात होती है जो महिलाओं में स्पेशली पाया जाता है, प्रोटेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स है, प्रोजेस्टेरोन, यह भी मादा हार्मोन्स होता है। स्पेशली आपको ध्यान रखना है, प्रोजेस्टेरोन मादा हार्मोन्स होता है। जो मासिक धर्म चक्र होता है जिसे हम पीरियड कहते हैं, उसकी एक सर्कुलेशन सही बनी रहे, जिसके लिए जिम्मेदार होता है प्रोजेस्टेरोन, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला जो बात करते हैं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बाल विवाह अधिनियम 2006 से निम्न में से कौन सा विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। इनमें से कौन सा विकल्प इसके लिए सही है आपको देखना है। बाल विवाह अधिनियम 2006, पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है, यह अधिनियम भारत के बाहर भारतीय नागरिकों पर लागू है। दूसरा है, यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर के अलावा पूरे भारत पर लागू है। तीसरा है, उपरोक्त दोनों। चौथा है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें इसके अकॉर्डिंग तो अगर ये पहला बोल रहा है कि पूरे भारत में नागरिकों पर, भारत के बाहर जो भारतीय नागरिक है उन पर लागू है, जो भारतीय है पर भारत से बाहर रह रहे हैं तो ठीक है, बेसिक तौर पर लागू होगा। दूसरा ऑप्शन दे रखा है, अधिनियम जम्मू कश्मीर के अलावा पूरे भारत पे लागू है। वो तीसरा ऑप्शन जो है उपरोक्त दोनों। उस समय जब एग्जाम, प्रीवियस एग्जाम हुई थी 2017, उसके तहत तो उपरोक्त दोनों वाला ऑप्शन हम करेक्ट लगाएंगे, थर्ड ऑप्शन। पर अगर ये अभी की कंडीशन में पूछा जाए तो अब हम केवल इसमें लगाएंगे फर्स्ट वाला, ये भारत के बाहर की ओर लागू है। जम्मू कश्मीर में इसे, जब उस समय यह लागू नहीं था, पर अब जम्मू कश्मीर में भी यह लागू है, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। अभी वर्तमान में देखिए तो भारत के बाहर जो भारतीय रहते हैं उनमें भी लागू है और पूरे भारत में भी लागू है, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में भी यह अधिनियम लागू है, बाल विवाह अधिनियम, बाल विवाह अधिनियम 2006। जम्मू कश्मीर में कैसे लागू हुआ? देखिए, 2019 से पहले जम्मू कश्मीर जो है धारा 370 के तहत अलग नियमों को पालित कर रहा था, पर अब हमारे यहाँ पर जम्मू कश्मीर की 370 हटा दी गई है और जम्मू कश्मीर को पूरी तरीके से भारत के अंडर में ले लिया गया है।
तो जो रूल्स भारत में अप्लाई होंगे 2019 में कुछ अमेंडमेंट करके उसमें ठीक किया गया है। बाल विवाह अधिनियम 2006 में लिखा गया है कि भारत में अब बाल विवाह अधिनियम जम्मू कश्मीर में भी लागू रहेगा। अगर फिर भी आपको पूछ ले कि बाल विवाह अधिनियम, क्योंकि मोस्ट क्वेश्चन है, देखिए इस एग्जाम के तहत बाल विवाह अधिनियम मोस्ट क्वेश्चन है और आ भी सकता है। 2006 आपको ध्यान रखना है, कब पारित हुआ, 2006। ये पूछ ले कि किस राज्य में नहीं लागू है, तो देखिए सभी राज्यों में लागू है, केवल एक केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर, जिसका नाम है पांडिचेरी, जिसे पुदुचेरी भी कहा जाता है वर्तमान में, इसमें ये आज भी लागू नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम थोड़ा सा देख लेते हैं इस अधिनियम के बारे में, फिर आगे बढ़ते हैं। एक तो आपको समझ में आ गया, पांडिचेरी या पुदुचेरी को छोड़कर सभी जगह लागू है। इसमें होता क्या है, अगर कोई बाल विवाह करवाता है, बाल विवाह का मीन्स क्या होता है, इनकी एज जो विवाह के बराबर नहीं हुई है, जैसे लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 वर्ष दे रखी है विवाह की आयु, इससे कम उम्र में अगर उनकी शादी करवाई जा रही है तो ये इसको बाल विवाह अधिनियम के तहत रहा जाएगा। इसमें कुछ सजाओं का प्रावधान है, जैसे कि उसमें सजाओं के तहत अगर ऐसा विवाह होता है तो उसमें सजाओं के तहत सरकार ने अलग अलग सजाएं और जुर्माना प्रावधान कर रखा है, जो उनके पेरेंट्स से या जो उस विवाह को करवा रहे हैं उनसे लिया जाएगा। अगर इस विवाह में बात करें कि कुछ और पॉइंट्स, तो शून्यकरण का मीन्स होता है कि कुछ स्पेशल कंडीशन में उस विवाह को शून्यकरण या अमान्य किया जा सकता है। अगर ऐसे भरण पोषण का नियम भी बना रखा है, अगर ऐसी कंडीशन में विवाह होता है तो फिर महिला पक्ष का भरण पोषण या महिला का भरण पोषण कैसे होगा, उसके लिए भी नियम बना रखे हैं। अगर इस कंडीशन में अगर कोई बच्चे जन्म ले लेते हैं, उनका विवाह अगर बाल विवाह अधिनियम के तहत आ रहा है, वो नाबालिग है और फिर भी कोई बच्चे का जन्म हो जाता है तो उस बच्चे को वैध माना जाएगा, ऐसा कहा गया है इसमें। इसके अलावा संज्ञेय अपराध, अगर बाल विवाह अधिनियम के जो संबंधित अपराध होता है, इसे संज्ञेय अपराध और गैर जमानती अपराध में सम्मिलित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में आया था वो देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन। देखिए मैंने अभी मध्याह्न भोजन की बात करी, फिर से क्वेश्चन आ गया। मध्याह्न भोजन योजना कौन सी कक्षा के बच्चों तक के लिए उपलब्ध है? ऑप्शन है आपके पास 5th, 6th, 7th, 8th। तो मध्याह्न भोजन अभी हमने डिस्कस भी किया था, वो 8th तक की कक्षाओं के बच्चों के लिए दिया जाता है मध्याह्न भोजन। मैंने अभी बताया 1995 से इसकी शुरुआत हुई थी, तमिलनाडु से हुई थी। आपको ध्यान रखना है ये मध्याह्न भोजन किस स्कीम के तहत दिया जाता है, हमने अभी डिस्कस किया, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत इसे दिया जाता है स्कूल के माध्यम से। चलिए अगर ये पूछ ले कि मध्याह्न भोजन जो मिड डे मील योजना होती है ना, MDM योजना, इसे क्यों दिया जाता है, सरकार क्यों बच्चों को दोपहर का भोजन देती है? देखिए 2 वजह हैं। एक तो स्कूलों की प्रेजेंस बढ़ाने के लिए, बच्चे स्कूल में बेसिक तौर पर सवेरे जाते हैं और दिन में गायब हो जाते हैं, जो गवर्नमेंट हमारे सरकारी स्कूल होते हैं वहां पर। तो गवर्नमेंट ने उसे बढ़ावा देने के लिए बच्चों को मध्याह्न भोजन की व्यवस्थाएं करवाई, ताकि बच्चे वहां पर खाना खाएंगे तो बच्चे ज्यादा समय तक प्रेजेंट रहेंगे स्कूल में, एक चीज। दूसरा, इस तरीके से प्रोत्साहन मिलेगा जिससे अधिक से अधिक बच्चे को एडमिशन मिल पाएंगे या माता पिता पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजेंगे। तो 2 बड़ी वजह है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी पंचवर्षीय योजना ने राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान का प्रारंभ किया था? ऑप्शन है आपके पास 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है 12वीं पंचवर्षीय योजना है। देखिए पंचवर्षीय योजनाओं की बात करें तो 12 ही पंचवर्षीय योजना है। जो फर्स्ट हमारी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी, उसके बाद टोटल पंचवर्षीय योजनाएं हुई है 12। 2017 के बाद में कोई पंचवर्षीय योजना नहीं चली, जो लास्ट चली थी 2012 से 17 तक। 5 ईयर प्लान बोलते हैं इसको। कुछ पंचवर्षीय योजनाएं कम भी आई है, पर 5 ईयर प्लान मतलब 5 वर्ष की योजनाएं बनती थी। अब उसकी जगह, क्योंकि हमारे यहाँ पर योजना बनाने का काम योजना आयोग करता था, जो 1950 में बना था, और उसे हटा दिया गया है सरकार द्वारा। अब योजना आयोग का काम नीति आयोग करता है। ठीक है, तो नीति आयोग एक अलग डिपार्टमेंट है, इसका काम होता है योजनाएं या भारत के लिए नए नई स्कीम्स बनाना और उन पर काम करवाना। इसलिए योजना आयोग की जगह अब नीति आयोग बन चुका है, और जिसके जो अध्यक्ष होते हैं वो खुद कौन होते हैं? PM होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। 2015 में योजना आयोग का निर्माण हुआ था या गठन हुआ था, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। आगे के क्वेश्चनों के लिए हमारे साथ बने रहिए, अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और महत्वपूर्ण बात शेयर जरूर कर दे इसे अधिक से अधिक मित्रों तक जो इस प्रकार की क्लासें पढ़ना चाहते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहते हैं। और देखो हम हर क्वेश्चन की डिटेल तक जा रहे हैं, ताकि क्वेश्चन उससे रिलेट क्या आ सकता है उस पर भी आपकी चर्चा हो पाए, आपसे चर्चा हो पाए। ठीक है, इस तरीके से हमारे साथ बने रहिए, अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।